हेलो डियर स्टूडेंट्स आज मेरा टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस इन रिलेशन टू द मेडिकल लेबोरेटरी एक्रीडेशन। यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसका हमारी लेबोरेटरी में क्या रोल होता है उसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो एक हमारी लेबोरेटरी की मेडिसिन्स होती है जिसमें हम जो हमारे टेस्ट हैं, जो हमारी मशीनें हैं, उनको हम चेक करते हैं। और जो हमारा टेस्ट है वो बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो मशीन जितनी होती हैं, मशीन से जो काम किए जाते हैं या मैनुअली जो टेस्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल को, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस को हम इसमें चेक करते हैं। ये क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब होता है कि कोई ये एक्सीडेंट नहीं है और इसमें जो है जितनी हमारी वैल्यूज़ आती हैं वो हाई हैं, लो हैं, मीडियम हैं, स्किलफुल हैं या नहीं हैं, उनको चेक करने के लिए जो है हम ये जो हमारा क्वालिटी है इसको हम मेंटेन करते हैं ताकि पेशेंट की रिपोर्ट एकदम ठीक तरीके से आए और जो डॉक्टर का जो वहाँ डायग्नोसिस चल रहा है वो हमारी रिपोर्ट पे ही बेस्ड है, तो वो भी एकदम सही चलेगा अगर हम रिपोर्ट ठीक तरीके से देंगे। तो ये जो क्वालिटी है इसमें एक जो इसका सबसे पहले आया था ISO 9000, ये क्वालिटी कंट्रोल का एक इसमें पैरामीटर है और इसके लेने से जो है एक मैसेज जाता है कि हमारी लैब जो है ISO सर्टिफाइड है और जो हमारे टेस्ट हैं वो एकदम ठीक हुए हैं और इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे फुलफ़िल होने चाहिए। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये अपने वो देते हैं डाटा कि ये चीज़ें आपकी लेबोरेटरी में होनी चाहिए ताकि किसी भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम वहाँ पे एज ए उसको ISO 9000 सर्टिफाइड लैब के नाम से वहाँ पे हम लिख सकते हैं उसको। ये हिस्ट्री है अगली स्लाइड में, हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। यानी कि 1950 से पहले बहुत कुछ ऐसे पैरामीटर बहुत कम थे जो क्वालिटी प्रोग्राम हमारे क्लिनिकल लेबोरेटरी में चलते थे, लेकिन 950 के बाद बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स आए जो कि हम क्वालिटी कंट्रोल में उनको यूज़ करते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री मशीन के लिए सिरा बनाया गया, उसमें जो टेस्ट करते हैं हम वो दिखाए गए उसमें 1953 में। और जो CMG मेथड होता है हमारा, साइनामैथ हीमोग्लोबिन मेथड है, उसका स्टैंडर्ड बनाया गया 1959 में। और इसके अलावा जो कॉमर्शियल कंट्रोल्स हैं ब्लड एनालाइजर के लिए वो 1960 में लाए गए, क्योंकि वहाँ पे सेल्स काउंट करती हैं मशीनें। तो सेल्स काउंट जब करती है तो उसके लिए जो है वहाँ पे एक हमारा कंट्रोल होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि जो हमारे सेल्स हैं वो प्रॉपर हैं या उनमें कोई एक्यूरेसी है या उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि सेल्स जो है वो ठीक से काउंट हुए या नहीं हुए। मेन पर्पज़ हमारा ये होता है। ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमारे फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट हैं क्वालिटी के पार्ट हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिजोल्यूशन। और इनके एक के बारे में हम आगे इसमें स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो दिया हुआ है ये एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड। जो ट्रू वैल्यू है और जो हमारा पहले से जो रिपोर्ट जो वहाँ पे एग्रीगेट हो रही है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, उनका क्लोजनेस होना चाहिए, आपस में वो क्लोज होनी चाहिए, वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए। प्रिसीजन का मतलब होता है हम एक ही टेस्ट को बार बार रिपीट करते हैं और जो वैल्यूज़ आती हैं वो वैल्यू बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, तो उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। अगर वैल्यू वो अलग अलग आती हैं, उनमें डिफरेंस आता है, तो वो टेस्ट हमारा प्रिसीजन नहीं होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंडिकेशंस ऑफ द डिस्प्लेइंग डिवाइस दैट कैन बी मीनिंगफुल डिस्टिंग्विश। यानी कि कुछ उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो बिल्कुल बहुत कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं। और इसके बाद है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो होती है ये क्लोजनेस होती है, जो कि हमारी जो एग्रीमेंट है टेस्ट का और जो करेक्ट रिजल्ट हैं उनके बीच में क्या जो हम देखते हैं वो सेम जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। यानी कि जो हमारा डिफरेंस है वैल्यूज़ में वो बहुत ही कम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये जो है हमने चार्ट के द्वारा दिखाया हुआ है यहाँ पे,
कि जो टेस्ट है हमारा प्रिसाइज है, मतलब वैल्यू एक ही टेस्ट को हमने बार बार रिपीट किया तो वैल्यू क्लोज है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। जो हमारा टारगेट है वहाँ तक ये वैल्यूज़ नहीं जा रही हैं, तो इट इज़ द प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। इसमें जो है ये एक्यूरेट है, यानी कि जो हम चाहते हैं वहाँ पर वैल्यू हैं, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। जो आपस में जो वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक वैल्यू मान लो 10.2 है, दूसरी होगी 19.2 या 15.2, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इनमें। तो ये एक्यूरेट हो सकता है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं हो सकता है। ये जो हमारा अगला चार्ट है इसमें जो हमारा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, यानी कि टारगेट तक वैल्यू हैं और जो वैल्यू हैं वो क्लोज हैं आपस में, थोड़ा सा उनमें जो क्लोजनेस है वो कम है। तो इस जो ये डायग्राम बताता है, ये बताता है कि वो जो है प्रिसाइज भी हैं वैल्यूज और वो एक्यूरेट भी हैं हमारी। ये क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है एनकम्पासेस ऑल मेजर्स टेकन टू द एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन गिवन बाय द बेस्ट पेशेंट केयर, यानी कि जो पेशेंट है उसके रिजल्ट के बारे में हमें बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मेन पर्पस होता है कि पेशेंट की रिपोर्ट रिलायबल हो। और क्वालिटी एश्योरेंस हमें ये बताता है कि जो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो हम पेशेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेशेंट का कलेक्शन कर रहे हैं, या प्री एनालिटिक हो या एनालिटिकल के दौरान हो या पोस्ट एनालिटिकल हो, वो सारा का सारा रिपोर्ट मेंटेन होना चाहिए और रिपोर्ट जो है हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यानी कि कलेक्शन का तरीका भी अगर हमारा ठीक नहीं है तो हमारी रिपोर्ट भी ठीक नहीं आएगी। क्वालिटी एश्योरेंस मेजर जो है ये इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसमें डायरेक्ट इरेगुलरिटीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं करी जाती हैं, और जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनको जो है सेफ़ रखते हैं ताकि दोबारा भी कोई रिपोर्ट मांगे तो उसको हम दे सकें। ये हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का जो है चैप्टर है, ये हमारा पूरा एक साइकिल है। इस साइकिल में सबसे पहले हम पेशेंट क्लाइंट प्रिपरेशन सैंपल कलेक्शन करते हैं, उसके बाद पर्सनल यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी है इसको इवेलुएट करते हैं, सैंपल यहाँ पे रिसिप्ट है और उसको जो है असेसरिंग देते हैं कहाँ पर जाना है, सैंपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं, जो हमने टेस्ट किया है एनालिटिकल बोलते हैं इसको, और लास्ट में उसकी रिपोर्ट को हम जो है उसमें रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और फाइनली पोस्ट एनालिटिक में उसकी रिपोर्टिंग जो है वो सही पेशेंट को देते हैं। ऐसा ना हो रिपोर्ट है किसी और की दे दी किसी दूसरे को, सही कंसर्न जो पर्सन है पेशेंट है उसी को ही रिपोर्ट हमें वो देना है। ये हमारा क्वालिटी एश्योरेंस साइकिल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे IQC के बारे में। इसका मतलब होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि IQC जो है इज़ द एक्शन ऑफ द डिटेक्शन एरर्स द वुड इन वैलिडेट द मेडिकल यूजफुल ऑफ लेबोरेटरीज रिजल्ट, यानी कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी उसमें कोई भी एरर्स नहीं होना चाहिए और हम खुद इसको कंडक्ट करते हैं IQC को, और जो हमारा ये डे टू डे हमें लगाना चाहिए इसको। इसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें शॉर्ट आउट करना चाहिए और जो हमारे सैंपल्स होते हैं उनको हमें डेली चेक करना है 2 लेवल के ऊपर, यानी कि उसमें जो हमारा SD है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं उनकी लिमिट्स देखना है, उसमें 2 SD होता है 1 SD होता है, उनकी वैल्यूज को चेक करते हैं और फाइनली जो एक चार्ट बनाते हैं हम उसको बोलते हैं हम LJ चार्ट, यानी कि लेवी जेनिंग चार्ट, और SDI स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स बोलते हैं, और इसके द्वारा जो है हम मीन निकाल के इसको दोनों को आपस में मेज़र करते हैं, उनको देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट जो है वो कैसी है, किस टाइप की रिपोर्ट हमने बनाई है। उसके बाद बात करेंगे EQA के बारे में। EQA का मतलब होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि ये जो ऐसा किसी बाहर की संस्था के द्वारा हम सैंपल लेते हैं उसको लेबोरेटरी में हम वहाँ पे रन करते हैं, उसकी वैल्यू और जो हमने सैंपल लिया है दोनों की वैल्यू जो आपस में मैच होनी चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं EQA सैंपल्स। ये जो सैंपल्स जो हैं इनको हम ब्लाइंड सैंपल के नाम से जानते हैं और ये सैंपल जो हैं वहाँ पे मशीन पे रन करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम रिपोर्ट करते हैं, उनकी वैल्यू को मैच करते हैं कि हमारी जो मशीन है उसने रिपोर्ट दिया है वो उसमें कोई एरर्स है या बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे जो मेडिकल लेबोरेटरी एक्रीडिशन है कि इसमें एग्रीगेट क्यों करने की ज़रूरत है हमें, तो ये जो क्रेडिबिलिटी होती है टेस्ट की वो हमारी डिपेंड करती है लेबोरेटरी टेस्ट के ऊपर, डायग्नोसिस के ऊपर। जो भी पेशेंट जो डॉक्टर देखता है हमारे जो टेस्ट हैं उनके ऊपर वो जो है डायग्नोस चलता है उसका। अगर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत जाएंगी तो उसका डायग्नोस भी गलत होगा। इसलिए जो हमारा टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी, उसका डाटा, उसकी एक्यूरेसी, प्रिसाइज और रिप्रोड्यूसिबल हमारा टेस्ट होना चाहिए।
इसमें जो है यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारी लेबोरेटरी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको तुरंत हमें वहाँ पे शॉर्ट आउट करना चाहिए, और लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन जो है उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन एक थर्ड पार्टी होती है जो कि हमारी लेबोरेटरी को चेक करती है, जैसे NABL होता है, वो चेक करेगी, वो देखेगी कि आपने जो काम किया टेस्ट किया है वो सही है, हमारे SOP जो होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ठीक हैं या नहीं है, या उनमें कोई मिस्टेक है तो उसको हम करेक्शन करेंगे। वही एक्रेडिटेशन में ज़रूरत क्यों होती है? अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें, और जो हमारी क्वालिटी है उसके लिए कमिटमेंट करने के लिए, अपने टेस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और अपनी लैब को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए मेंटेन कर सकें, ताकि हमारे टेस्ट जो हैं बाहर कंट्री में भी जा सकें, और जो हमारी लेबोरेटरी सर्विसेज होती हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। और इसमें जो यहाँ पे रेशनलिज्म है सर्विस का एकदम उसमें हम जो है यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और अपनी रिपोर्ट को करेक्ट करके एक कोई एग्रीडेशन बना के। इसका एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्मल रिकॉग्निशन कॉम्पिटेंस ऑफ लेबोरेटरी बाय द एग्रीडेशन बॉडी हैज़ मैनी एडवांटेज। जो हम वहाँ पे हमारी लेबोरेटरी एग्रीगेट होगी तो हम उसके बहुत सारे एडवांटेज ले सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी पोटेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए हमें सैंपल ज़्यादा मिल सकते हैं, और पेशेंट उससे सेटिस्फेक्शन होगा, पेशेंट को कॉन्फिडेंस होगा, वो डायरेक्ट आएगा हमारे पास टेस्ट कराने के लिए लेबोरेटरी पे भी, हमें ये लेबोरेटरी है, ये एकदम NABL है, ये अच्छी लेबोरेटरी है, इसका नाम है, तो वहाँ पे डायरेक्ट वो टेस्ट कराने के लिए आएगा। उसमें हम जो है टाइम को सेविंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम जो मनी को रिडक्शन कर सकते हैं, या हम जो रीटेस्टिंग करना है उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी कंट्रोल जो लेबोरेटरी ऑपरेशंस हैं उनको हम चला सकते हैं वहाँ पे, और मैन पावर को भी हम वहाँ पे कम कर सकते हैं, और हम जो है अपनी जो हमारा यहाँ पे एक जो परफॉर्मिंग वर्क है उसको भी हम वहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और लैब टेक्नीशियन जो होगा वो भी अपने कॉन्फिडेंस में वहाँ पे उसको इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा जो वहाँ पे कस्टमर्स होता है उसको फ़ायदा होगा, वो लेबोरेटरी में जो भी रिपोर्ट लेगा वो एक्यूरेट होगी, और उसके लिए जो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, वो भी उसको वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो एग्रीडेशन लेबोरेटरी है उसमें जो है वहाँ पे एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम जाएगा, उसकी मार्केट बनेगी, और जो है यहाँ पे हम क्लिनिकल जो हमारा टूरिज़्म है उसको भी हम जो है वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, और इंटरनेशनली जो टेस्ट हैं यानी कि बाहर विदेशों से भी टेस्ट हमारे पास आ सकते हैं अगर हमारी लेबोरेटरी की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये वो जो क्वालिटी हम उसकी बात कर रहे हैं, जो एग्रीडेशन है वो है NABL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, NABL होता है। ये जो है एक ऑटोनोमस सोसाइटी होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा जो है इसको यहाँ पे अप्रूव किया हुआ है, और ये जो है हर एक लेबोरेटरी में जाके वहाँ पे चेक करती है कि वहाँ पर जो काम हो रहा है, जो टेस्ट हो रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है, या उसमें प्रिसिजन है टेस्ट में, और उसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है मशीन की, लैब टेक्नीशियन की सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है, उन सब को वहाँ पे चेक किया जाता है, और NABL का वहाँ पे एकदम फॉर्मेट जो है वो दिया जाता है, और उसको बोलते हैं NABL एग्रीगेट लेबोरेटरीज। तो थैंक यू बच्चों, आज मैंने आपको इस स्लाइड में पढ़ाया है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। आप इस स्लाइड को देखो, इससे नॉलेज गेन करो, और इसमें जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको आप देखो। थैंक यू बच्चों।